अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सिंध हुकूमत में कुछ नहीं हो रहा, सड़कें टूटे, बच्चे मरे, कुछ भी हो, ये कुछ नहीं करने वाले। ये हाल सिंध हुकूमत का है और यही हाल वफाकी हुकूमत का भी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची में तजावुजात के खात्मे से मुतल्लिक केस में सिंध हुकूमत को चार्जशीट कर दिया। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सिंध में सर दर्द सूरत हाल है। वर्ल्ड बैंक के कितने मंसूबे हैं मगर कुछ नहीं हो रहा। मुजरा और बाकी सब के लिए फंड्स हैं मगर सिर्फ अवाम के लिए पैसे नहीं। चीफ जस्टिस ने गुज्जर नाले पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की तो एडवोकेट जनरल सुलेमान तालिबुद्दीन ने कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई है। 258 एकड़ अराजी पर मुतासिरीन को मुतबादिल जमीन मुख्तस कर दी है। यहाँ 6000 से जायद घर बनाए जाएंगे। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि बहरिया टाउन वाजबात से रकम मिलेगी तो हम मंसूबे पर काम शुरू कर देंगे। जस्टिस एजाजुल एहसान ने सवाल उठाया कि ये तो आप मशरूत कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब दिया कि सिंध हुकूमत के पास बजट की कमी है। 60 अरब रुपए अगर सुप्रीम कोर्ट रिलीज कर दे तो हम काम शुरू कर देते हैं। जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया कि ये तो कोई बात ना हुई। इस पर एडवोकेट जनरल ने अर्ज की कि जनाब आला बहरिया टाउन के वाजिबात सिंध हुकूमत के ही हैं। जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि आपने इन पैसों पर उम्मीद लगा ली है, क्या आपके पास पैसे नहीं? चीफ जस्टिस ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है कि वो पैसे कहां खर्च करना है। जस्टिस एजाजुल एहसान ने रिमार्क्स दिए कि अभी पैसे आए नहीं और सारा जहां पैसे लेने आ गया। जब गाड़ियां खरीदनी होती हैं तो पैसे आ जाते हैं। एडवोकेट जनरल ने अदालत से अर्ज की कि गाड़ियों की खरीदारी पर तो पाबंदी है। जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि वो पाबंदी भी सुप्रीम कोर्ट ने ही लगाई है। अगर बहरिया टाउन के पैसे ना आते तो फिर क्या करते? अगर जलजला सैलाब आ जाए तो फिर क्या करेंगे? अगर कोई आफत आ जाए तो क्या 1 साल तक बजट का इंतजार करेंगे? चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल के जवाब पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा, मतलब आपकी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं तो गवर्नमेंट फंक्शन नहीं। अवाम के लिए पैसे नहीं मगर बाकी सारे अमूर चलाए जा रहे हैं। मुजरा और बाकी सब के लिए फंड्स हैं। आप जब तक मुतासिरीन को घर नहीं देते उस वक्त तक वजीर आला हाउस और गवर्नर हाउस अलॉट कर देते हैं। लोगों से कह देते हैं कि वजीर आला और गवर्नर हाउस के बाहर टेंट लगा लें। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए एडवोकेट जनरल सिंध से पूछा, बताइए जिन्होंने जमीनें अलॉट की उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? एडवोकेट जनरल ने अर्ज की कि ये तो 40 साल पुराना मसला है। एडवोकेट जनरल के जवाब पर चीफ जस्टिस ने एक बार फिर बरहमी का इजहार किया। आप इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। पूरा कराची गंद से भरा है। क्या ये कराची शहर है? ये तो गाबिज दिखाई देता है। हुक्मरान तबके को कोई परवाह नहीं। गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है। क्या शहर इस तरह चलाया जाता है? चीफ जस्टिस ने सिंध को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये है सिंध हुकूमत। कहते हैं पैसे नहीं, खरबों रुपए की बाहर से मदद आती है। क्या करते हैं कुछ पता नहीं। गैर कानूनी कब्जे, सड़कें बदहाल, कुछ नहीं कराची में। शेम ऑन सिंध हुकूमत। सिंध हुकूमत की गवर्नेंस पर सवालात उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तहरीर करवा दिया कि मुतासिरीन की बहाली सिंध हुकूमत का काम है। सिंध हुकूमत दस्तयाब वसाइल से बहाली का काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला सिंध को बराह रास्त हुक्म जारी करते हुए फैसला दिया कि वजीर आला सिंध जाती तौर पर इस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वजीर आला मुतासिरीन बहाली के लिए रकम का बंदोबस्त करें। अदालत मुतासिरीन की बहाली के लिए 1 साल का वक्त देती है मगर वजीर आला 2 हफ्तों के अंदर अंदर इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दें। नाज़रीन, रवां साल 2 जुलाई को वजीर आला सिंध ने ऐलान किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की हदायत पर 6500 मुतासिरीन को 80 गज के प्लॉट अलॉट किए जाएंगे। वजीर आला ने तब सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि बहरिया टाउन से हासिल किए गए 10 अरब रुपए सिंध हुकूमत को फराहम कर दिए जाए मगर ताहाल मुतासिरीन दरबदर हैं। 258 एकड़ अराजी मुख्तस कर दी गई मगर मुतासिरीन को घर कौन बनाकर देगा? दैट ऑल्सो इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। नाज़रीन, अगस्त में वजीर आजम को भी नालों पर तजावुजात के खात्मे और मुतासिरीन की बहाली के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई मगर फिर भी मामला हल नहीं हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट ने सिंध और वफाकी हुकूमत दोनों पर शदीद भरहमी का इजहार किया कि कुछ भी हो ये कुछ नहीं करने वाले। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने से मुतल्लिक फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्तों की समाअत के एक दूसरे केस में नजरसानी की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए नस्ला टावर गिराने का हुक्म भी दे दिया है। इस केस में भी चीफ जस्टिस ने भरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कराची में तो सारी चीजें बिकती हैं, अप्रूव प्लान हो या लीज हो, सब बिकता है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत बरसों से नालों पर तजावुजात के खात्मे और मुतासिरीन की बहाली ना होने पर बरहम रही मगर सिंध हुकूमत टस से मस ना हुई। अदालत हुक्म जारी करती रही, पहले मुतासिरीन को मुआवजा दिया जाए फिर तजावुजात खत्म की जाएं। 3 माह पहले भी चीफ जस्टिस ने नस्ला टावर, गुज्जर नाले और रंगी नाले और अलादीन पार्क से मुतसिल तजावुजात जमीन बुर्द करने के अहकाम जारी किए थे। तजावुजात के खिलाफ कराची का ये ऑपरेशन तारीख का सबसे बड़ा
ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में 7,000 दुकानों समेत थड़े पथाड़े और कैबिन्स मसमार कर दिए गए, लेकिन केएमसी, डीएमसी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को 15 मंजिला नस्ला टावर अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार से मुल्का देवकामत प्लाजा, हिल पार्क, झील पार्क, सफारी पार्क, अजीज भट्टी पार्क और मेयर के बंगले के अकब में गैर कानूनी तामीरात पर हाथ डालने की जरूरत न हुई। केएमसी की अपनी 69 मार्केटों के करबो जवार में हजारों तजावुजात के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अदालत ने पहले और आज भी जिस नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया है, सिंध हुकूमत की अपनी ही रिपोर्ट बताती है कि 30 जुलाई 2013 को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इस 15 मंजिला बिल्डिंग प्लानिंग की मंजूरी दी। उस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी मंजूर कादरी उर्फ काका थे, जो आज मुल्क में ही मौजूद नहीं। बहरहाल रिपोर्ट के ही मुताबिक मुख्तार फिरोजाबाद ने इजाफी रकबा प्लॉट में शामिल करने की मंजूरी भी दे दी। नस्ला टावर का 780 गज का प्लॉट सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने 1951 में अलॉट किया और चीफ कमिश्नर कराची ने 1957 में मस्कूरा प्लॉट में 264 गज इजाफे की मंजूरी दे दी। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 1980 में शाराय फैसल के दोनों जाने 20 फुट का रकबा प्लॉट्स में शामिल कर दिया गया और बादशाह फ्लाईओवर की तामीर के दौरान 70 फुट का रकबा प्लॉट में शामिल कर दिया गया। इस इजाफे के बाद नस्ला टावर का प्लॉट बढ़कर 1121 मुरब्बा गज हो गया, लेकिन अदालत रवां साल जून में इस दावे को मुस्तरद कर चुकी है। और साथ ही बेंच अपने हुक्मनामे में करार ये भी दे चुका है कि टावर मालकान का दावा है कि इजाफी रकबा MMCHH ने 2010 में एक करारदाद के जरिए अलॉट किया और इसी को प्लॉट के मजमूई रकबे में शामिल किया गया। अदालत के बार बार के अहकामात के बावजूद मगर नस्ला टावर ताहाल कायम है और इसके जो रहने वाले हैं, जो मुतासरीन हैं, उनके क्या जज्बात हैं, मुलाहिजा कीजिए। बड़ी मेहनत से हमने कतरा करके इस बिल्डिंग को खरीदा है। एक इसके अंदर ये मुलाजिम पेशा लोग हैं, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, मुलाजिम पेशा। उस जमाने में किसी ने करोड़ में खरीदा, किसी ने 70,000 में खरीदा। आज वो 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ रुपए के फ्लैट हैं। तो क्या हम इसको ऐसे छोड़ दें? हम क्या जमीनों के नीचे आ जाए? हमसे आप हाथ जोड़ के दरखास्त करते हैं, सारी रेगुलर जितनी भी अथॉरिटी से हाथ दरखास्त करते हैं कि हमारी इस इल्तिजा को सुना जाए, बाकायदा सुना जाए। अस्सलाम वालेकुम। ये रेगुलर नहीं हो सकता है। तो हम जब तक इसमें रहेंगे, हमारा एक एक बंदा इसमें रहेगा, जब तक हमें हमारे पूरे पैसे नहीं मिल जाते। हमारे अगर पैसे नहीं मिलेंगे और जोर जबरदस्ती, तो हमारी यहाँ से लाशें निकलेंगी और हम यहाँ अपनी लाशों के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये बिल्डिंग खाली करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के बने हुए सारे कानून को हमने फॉलो किया, उसके मुताबिक हमने ये चीज़ खरीदी। और अगर उसको चीफ जस्टिस आप नहीं मान रहे हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप हमारे सारे अप्रूवल को दोबारा देखें, ठीक है, हमारी बिल्डिंग को रेगुलाइज करें, हमें यहाँ रहने दें। और अगर आप कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है तो आप एक नया कानून पास कर दें कि आइंदा फ्लैट बुक कराने से पहले आपने कोई अप्रूवल चेक नहीं करनी है, आपने सीधा सुप्रीम कोर्ट आना है और वहाँ आके पूछना है कि चीफ जस्टिस साहब मैं ये फ्लैट बुक कराऊँ कि नहीं कराऊँ, क्योंकि सारे अप्रूवल के पे तो कोई भरोसा नहीं करता। तो आप बताएं, क्या आप नया कानून बनाने जा रहे हैं हमारे लिए, या हम किसी गलत कानून पे अमल कर रहे हैं? कोई एक हमें ये प्रूफ कर दे कि हमने कोई चीज़ चेक ना की हो या बिल्डर ने कोई चीज़ पूरी नहीं की है। ये बहुत आसान है कह देना कि 3 महीने के अंदर बिल्डर अदायगी कर देगा। बिल्डर को आप कैसे पाबंद करेंगे? बिल्डर का तो कहना यह है कि मैंने आपसे जो पैसे लिए थे वो मैंने कंस्ट्रक्शन में लगा दिए हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो ये क्या सदियाँ गुजर जाएंगी? मेरी उम्र 58 ईयर्स है। मैं 16 साल की एज से, जब मैं क्लास 9 का मैंने एग्ज़ाम दिया था, तब मैंने नौकरी शुरू की। अब 58 ईयर्स के बाद जब मुझे अपार्टमेंट मिला और उसकी लीज़ का टाइम आया तो हमें कह रहा जा रहा है कि इलीगल है। मेरी 3 बेटियां हैं, मैं कहाँ जाऊँगा? सबके बच्चे हैं, सब फैमिली जो है मुतवस्सित तबका है, ठीक है, कोई लैंडलॉर्ड्स नहीं है, सब जो है हक व हलाल की कमाई से ख़रीदे हुए फ्लैट में रह रहे हैं। सबके औलादे हैं जो पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, सब रह रहे हैं। और ये हमें एक सरप्राइज मिल रहा है कि आपने बिल्डिंग खाली करनी है क्योंकि इल्लीगल है। ना हमारी कहीं सुनी जा रही है, ना हमारी कोई दादरसी हो रही है। हम चीफ जस्टिस साहब से बोलते हैं कि प्लीज हमारी सुनी जाए, हमारा कसूर क्या है, हमने क्या घरों को, हम अपने घर अपनी मेहनत से कमाई हुई तमाम पूंजी, सारी उम्र की जमा पूंजी एक घर में लगाई, वो भी हमारे से छीन लिया जा रहा है।
तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कम से कम हमारी सुने तो सही। हमारी को क्या मुड़ बदल दे सकते हैं? हमें प्लीज बड़ा मेहरबानी हमारे लिए कोई कमेटी बनाई जाए और हमारी सुनी जाए, ताकि हम किधर कम से कम ये तो कह सके कि हमारा पाकिस्तान में रहना हमारे लिए काबिल फख्र है। अभी ताहाल इनका पुरसाने हाल नहीं। कौन इनको कवरेज देगा? वफाक देगा, सिंध हुकूमत देगी। क्या नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के तहत ये एडजस्ट होंगे या मलिक रियाज के पैसों के तहत ये एडजस्ट होंगे, ये अभी कोई नहीं जानता। बट बहरहाल खुशामदीद कहते हैं निसार अहमद को। हमारे साथ हलीम आदिल शेख साहब मौजूद हैं। ही सर्व्ड एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ सिंध असेंबली। लास्ट बट नेवर द लीस्ट अर्बन प्लानर मोहम्मद तौहीद हमारे साथ मौजूद हैं। इन इशूज़ पर गहरी नज़र रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खोड़ो साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सर, जून में अदालत ने हुक्म जारी किया था कि नस्ला टावर की तजारती और रिहायशी यूनिट्स के रजिस्टर्ड खरीदारों को 3 माह के अंदर अंदर रकम वापस कर दी जाए। ताहाल ये रकम भी उनको वापस नहीं की गई। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर टावर को गिराने और तजावुजात मुतासरीन की बहाली का हुक्म जारी कर दिया है, तो वज़ीर आला को डायरेक्टली बराह रास्त अहकामात दिए हैं। क्या सिंध हुकूमत अब भी फंड्स ना होने के नाम पर ले तो लाल से काम लेगी? कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी आपने सुनाए और अवामी रिमार्क्स भी आपने सुनाए। अब यह है फैसला हाईएस्ट सुप्रीम जुडिशरी का कि क्या वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी कोई बात सुन सकती है या नहीं सुन सकती। 40 साल पुराना मसला है तो उसको गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये नस्ला टावर चलो 15 साल 20 साल पहले ही सही, लेकिन कराची में ऐसी तजावुजात नहीं, लेकिन तामीरात ज़रूर हुई हैं जिसको 50 साल हो गए हैं। अब सारी कराची में अगर ऐसे आप जिक्र करेंगे कि सब कुछ गड़बड़ है, तो फिर क्या सारी कराची को आप बुलडोज करेंगी? सारी कराची को बुलडोज करके फिर से नया शहर बनाने की कोशिश करेंगे? मुझे समझ में नहीं आती है सारी लॉजिक। थोड़ा सा सोचना चाहिए। फिर मैं तो ऐसे बैठे बिठाए ये कह दूंगा ना, अगर बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है तो नस्ला टावर क्यों नहीं हो सकता? यहाँ तो बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, पता नहीं कितनी डिक्टेटर्स आए, पता नहीं क्या क्या कोई आया, और सारों को पता नहीं किसको कितनी मेजॉरिटी थी, किसको कितनी 2/3 मेजॉरिटी थी, किसी को 3/4 मेजॉरिटी थी। किसी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इस चीज़ को चलने दिया है। कुछ ना कुछ तो कानूनी तकाजे पूरे किए गए होंगे। अभी आके अगर किसी प्राइवेट बिल्डर ने नस्ला टावर बनाया तो उसने कमाया होगा। कोर्ट को फैसला अगर करना है तो उस पार्टी को भी तो इन्वॉल्व करें ना। सिंध हुकूमत के ऊपर मलबा डालने की क्या बात है? सिंध हुकूमत के किसी इदारे ने अलाट कर दी, या अलाट करने से बात बढ़ाई गई, सब कुछ किया गया अपनी जगह पे। उस वक्त तो किसी ने चैलेंज नहीं किया। उस वक्त अगर चैलेंज नहीं किया तो इलीगल पता नहीं कहाँ से हो गई। अगर हो भी गई है तो अब तो वहाँ लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं। बच्चों ने देखा होगा, ख्वाब देखे होंगे, उन्होंने इंतज़ार किया होगा कि हमें फ्लैट मिले। अब आके उनको कहें कि जी इसको मसमार कर दो। अलादीन पार्क तो था एंटरटेनमेंट एरिया जिसको मसमार कर दिया गया, लेकिन ये रहायशी मंसूबा है, इसमें लोग रहते हैं, इसमें लोग चिल्लाएंगे, इसमें लोग चिल्लाएंगे। और अगर हमने कहा भी और सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया है कि भाई मलिक रियाज के पास जो उन्होंने पैसे जमा किए हैं वो एक्चुअली सिंध हुकूमत का हक है। अगर सिंध हुकूमत का हक है तो फिर सिंध हुकूमत को देने में इतनी देर क्यों हो रही है? हमने अगर 60 अरब रुपया है, अगर उसमें से 10 अरब रुपया भी निकाल के सिंध हुकूमत को दिया तो उसमें बुराई क्या है? ये सारी चीजें बहुत बरहमी की बात है। ये बरहमी का बहुत ज्यादा इजहार है। चीफ जस्टिस साहब को इतना आगे कहने की जरूरत नहीं थी। अब तो ये टावर है जहां लोग रहते हैं। ये तो वो अलग बात है। मून गार्डन गुलशन में आज तक लोग रह रहे हैं। गो के तभी फैसला आया था। अलग बात नहीं है। नहीं, मैं बात अलग नहीं है। मेरी बात सुन लें सर। जिन महकमों में जो अफसरान थे जिन्होंने ये यकीनी बनाई हैं ये कंस्ट्रक्शन, जिन्होंने सेल NOCs जारी किए हैं, जो आपके KMC हो गया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गए, इन महकमों के अंदर जो अफसरान जो भी थे, मुशर्रफ के दौर से हों जब कमर्शलाइजेशन शुरू हुई, अदालतों ने उसको करेक्ट किया, अब आपके दौर में हों, मंजूर काका का हमने जिक्र किया, आपके टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके नाम ले लेके अदालतें पुकारती रही हैं, आप क्यों नहीं एक्शन लेते इनके खिलाफ? देखें, वैसे तो कानून अब भी यही है। आजकल इमरान खान साहब ने भी कहा ना कि जी हाई राइज जाएं, वर्टिकल जाएं, भी उन्होंने कहा है।
ये होता है हर तरक्की याफ्ता मुल्क में, हर शहर में ऐसे ही होता है कि वर्टिकल जाने की सोचते हैं लोग, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो एरिया बहुत ज़्यादा काम आएगी, और हॉरिजॉन्टली हो नहीं सकती क्योंकि वर्टिकल ही जाने थे। ये टावर है, मुशर्रफ ने क्या कहा, ज़ियाउल हक ने क्या कहा, पीपुल्स पार्टी ने क्या कहा, नवाज शरीफ ने क्या किया, इमरान खान साहब ने क्या किया, ये सब अपनी जगह पे। अब मसला सिर्फ ये है कि वो नेस्ला टावर किसी बिल्डर ने बनाया ना, बिल्डर ने हवा में तो नहीं बना दिया ना, ये बिल्डर्स भी तो बड़े तगड़े हैं, कॉन्टैक्ट्स वाले हैं, आप लोगों के असर शख्सियात के असर। वही करो ना, मैं बुखारी साहबा, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जहां सिंध हुकूमत को इतने दड़के दे रही है, दावे दे रही है, वहां उस बिल्डर का कहां है जिक्र? ठीक है, ठीक है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और इनपुट भी लेती हूं। हलीम आदिल शेख साहब, खोड़ो साहब ने बहरहाल बनी गाला की रेगुलाइजेशन के हवाले से पैरेलल्स ड्रॉ किए। इधर बहुत से लोग रहते हैं सर, उनके हमने दिखाए हैं आपको, उनके जज्बात, उनकी अभी कैफियत जो है वो दरबदर हैं, उनको नहीं समझ आ रही कि अब वो क्या करेंगे। वफाक ओनरशिप लेगा इनकी, सूबा इनकी ओनरशिप लेगा, नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के तहत इनको एडजस्ट किया जाएगा, मलिक रियाज ने जो रकम देनी है उससे एडजस्ट किया जाएगा, या चीफ मिनिस्टर को कहा जो करना है करो, अरेंज करो, उन्हीं की जिम्मेदारी है? क्या होने जा रहा है, कोई क्लैरिटी देंगे? देखिए, पहले तो मैं मोहतरम खोड़ो साहब का उसका जवाब दे दूं कि बनी गाला में और ये कराची के इशूज़ में गधे घोड़े जैसा फ़र्क होता है, और है। बनी गाला की पहले यूनियन काउंसिल एरिया में लगता था, वो सीडीए की लिमिट्स में नहीं आता था, इसलिए फ़र्क था। तो उसकी रेगुलराइजेशन को आम जो यहाँ करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए जो बिल्डिंग्स बन जाती है उसको मिलाना, ये बिल्कुल अलग है। तो दोनों चीज़ें एक नहीं है, वहाँ का मामला अलग है, यहाँ का मामला अलग है। अब मोहतरम खोड़ो साहब ने कहा कि जी बिल्डर को पकड़ो, ये करो, ह्यूमैनिटेरियन देख लो। तो बात यह है कि बिल्डर को बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए, ज़रूर पकड़ा जाना। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि वो जो मकीन है वो इनोसेंट हैं। मकीनों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उनको सिंध गवर्नमेंट को पैसे रिकवर करा के देने चाहिए। इनके अपने डिपार्टमेंट हैं, एंटी करप्शन से पकड़ें, जहाँ से चाहे पकड़ें, पुलिस से पकड़ें, बिल्डर से रिकवर कराएं या काका से रिकवर कराएं, या मंजूर काका जहाँ का फ्रंटमैन था, जहाँ वो पैसे देता था, वहाँ से रिकवर कराएं। ये खोड़ो साहब जानते होंगे, आप जानती होंगी, लोग जानते होंगे, आवाम तो जानती है। बात यह कि महर कि ये मुमकिन नहीं है कि विदाउट एनओसी कोई भी जाके फ़्लैट ले ले। ये जिसने यहाँ 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहले जो कॉपरेशन डिपार्टमेंट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, ये कहते सोसाइटी ने किया, वो भी सिंध गवर्नमेंट के अंडर में है। उसके बाद केएमसी मुख्तलिफ अंदाज से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिंध गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, और अगर उस दौरान केएमसी में कोई और मेयर था, उन्होंने इसको पास किया, तो वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। उसके बाद आ जाता है, ठीक है, लैंड टाइटल हो गया, एनओसी किसने दी, एनओसी फॉर सेल, जिसको कोई जो बायर है लेके जाता है, वो आपने अभी बताया अपने इंट्रो में कि वो मंजूर काका साहब ने दी, एसपीसीए ने। और वो इसका मतलब है कि डायरेक्टली उसके ज़िम्मेदार कौन हुए। और ये छोटा केस नहीं होगा, सब में पैसा चला, पैसा चला, पैसा चला, पैसा चला, और ये बेचारे उन्होंने ले लिया। तो अब ये है कि इनको तो पैसे मिलने चाहिए, लेकिन साथ साथ जिन लोगों ने ये सब कुछ करके दिया, उन सब को भी सबक मिलना चाहिए, उनको गिरफ्तार होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उनसे रिकवर करके इनको मिलना चाहिए जो कि हमारे फ्लैटों के मकीन हैं। बात यह है कि सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स शहर को तबाह बर्बाद कर दिया है, शहर के नालों के ऊपर क्या असर कर दिया है, शहर में गंदगी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। कितने अफसोस की बात है, गटर उबल रहे हैं, कचरा भरा हुआ है, कराची को क्या बना दिया आपने। और फिर बात आती है एक और अफसोसनाक पहलू, ये सूबा हमारा सूबा सिंध, इसके 90% रेवेन्यूज़ इसका एक शहर कराची जनरेट होते हैं। पाकिस्तान के 67% रेवेन्यूज़ कराची जनरेट करता है। चलिए 2 मिनट के लिए सूबे में आ जाते हैं। जिस शहर से 90% सूबे का रेवेन्यू जनरेट होता हो, जब देने का वक्त है तो 10 अरब भी आपके पास नहीं है। 10 अरब कौन से चाहिए? जो इनकी हुकूमत ने चोरी करवाई, बैरिया टाउन को इलीगली वो सरकार की ज़मीन अलॉट करके दी है, जो भी किया, उसके बाद चोरी पकड़ी गई और रिकवरी हुई। शाम खोड़ा साहब बाद में बात कीजिएगा आप, मैं मोहतरम है हमारे, चोरी पकड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट ने चोर को पकड़ा, चोर से बरामदगी हुई। ये वैसा ही है कि जी चोर से चोरी पकड़ी गई, उसने कहा नहीं जी मुझे सामान वापस दे दो।
जिन्होंने इलीगल एक्ट किया उस सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और उस एक फिक्टिशियस एक सस्पिशियस मुआहदे के ऊपर उसको पैसे वापस करा के अब वो कह रहे हैं हमें पैसे दे दो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसे सिंध में लगने चाहिए। थी ना, मगर वो एक और डिबेट है, वील टॉक अबाउट दैट। मुझे एक मौका दीजिए सर, एक सेकंड। मुझे अर्बन प्लानर हैं आप तौहीद साहब, आप इन मसलों को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। कराची इज अ हॉट पाई, एवरीबडी वांट्स अ पीस ऑफ दैट पाई। और ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि अराजी लैंड के ऊपर जितना जो सियासत है और जो बल्कि कत्ल गारत हुई है वो कराची में लैंड अराजी के ऊपर है। मुझे बताइएगा कि ये जिस तरह भी खोड़ो साहब ने कहा कि बिल्ड वर्टिकली, इमरान खान भी बात करते हैं सर, ये कमर्शलाइजेशन का पूरा काम मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ। 2002 में आपकी जमात इस्लामी की लोकल बॉडी गवर्नमेंट, MQM की लोकल बॉडी गवर्नमेंट, आगे जाके इन सब ने पॉलिसीज़ दी। कोई 30 के करीब दुकानें बनाई गई, सड़कें जो हैं वो ली गई, कमर्शलाइज हुई आगे से, एंड फिर अदालतों ने इसको अप्रूव किया। तो where did we go wrong? गलती किधर है? इस जब लोग बेघर हो रहे हैं, बेदर्द हो रहे हैं, एक ह्यूमन एस्पेक्ट है इसका, बट आपके नज़दीक गलती कहाँ हुई है? तो देखिए, गलती का मामले की अगर हम बात करें तो गलती का मामला 90 की दहाई के बाद से हमने शुरू किया, जबकि सरकारी सतह पर जो अफोर्डेबल हाउसिंग थी वो सिलसिला जो है वो बंद कर दिया गया। आप देखें, आखिरी जो सरकारी सतह पर जो है सरकारी स्कीमें जो बनाई गई, जिसमें कुछ हद तक लोग रिहाइश पजीर हुए, वो या तो खुदा की बस्ती थी शहर कराची में और सजानी टाउन था। उसके बाद आने वाली स्कीमों को हम देखें, जिसमें तेसर टाउन या फिर हॉक्सबे की स्कीम थी, उसको जानबूझकर फेल किया गया। उसको फेल करने का भी सिलसिला इस तरह हुआ कि उसको फेल करके फिर ये जो बिल्डर, डेवलपर और इस तरह के जो ठेकेदार टाइप के जो लोग थे, उनको वो स्पेस दे दिया गया। उसके बाद से आप बताएं, शहर कराची में अगर उसी अंदाज में जिस तरह KDA की मुख्तलिफ जो स्कीमें हैं, उस तरह की स्कीमें अगर आज भी रन कर रही होती, जो कि तेसरा टाउन को अगर कामयाब किया जाता, तो आज ये सिलसिला हमें नजर नहीं आ रहा होता। शहर कराची में अगर हम कहते हैं ना कि नाजायज तजावुजात, जैसे कि अली मादिल शेख साहब ने कहा और दीगर लोग बात करते हैं कि जी नालों के किनारे लोग जगह बना लेते हैं, तो यकीन करें हम कराची अर्बन लैब की जानिब से हमने इसी गुज्जर नाले के इर्द गिर्द, औरंगी नाले के इर्द गिर्द काफी आबादियों में काम किया। लोग ये कहते हैं कि जी आप खुद देखें, हम वहां पर खड़े होते हैं, यकीन करें बाज़ औक़ात जो है 10-15 मिनट वहां खड़ा होना मुश्किल होता है, इस तरह की वहां पे जो इन्वायरमेंट है। तो वो खुद ये कहते हैं कि हम खुशी से यहाँ नहीं रह रहे। अगर सरकार जो है अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत सरकारी स्कीमें जैसे इससे पहले लॉन्च की जाती थी 90 से पहले, उस तरह की जाती तो आज की सिचुएशन नहीं होती। हमने तो पिछली 3 दहाइयों में जो हाउसिंग का पूरा सेक्टर था वो उठा के जो है बिल्डर एंड डेवलपर के हवाले कर दिया कि जी आपकी जिस तरह मर्जी चाहे आप इसको चलाइए। फिर हमने KDA को जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद करके MDA को खड़ा करने की कोशिश की, LDA को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी तक घुटनों पर भी खड़े नहीं हो सके। आप देखें ना, आप वर्टिकल की बात चले हम करते हैं, ठीक है, वर्टिकल भी कुछ हद तक जरूरी है, लेकिन आप ये देखें तेसर टाउन में इतनी जमीन पड़ी है और बाज जगहों पे पोजीशन होने के बावजूद भी और अक्सर जगहों पे पोजीशन नहीं है। 20-20 साल हो गए लोगों ने अपने पैसे लगाए हुए तेसर टाउन में, लेकिन वो प्रोजेक्ट कामयाब क्यों नहीं हो रहा? हॉक्सबे स्कीम का जो प्रोजेक्ट 42 वाला है वो क्यों कामयाब नहीं हो सका? उसके पीछे क्या वजूहत हैं? उसके पीछे जाएं तो हमें ये तमाम बिल्डर्स और तमाम ये सिलसिले नजर आ जाएंगे। देखिए ना, अब लोग ये कहते हैं बाज़ औक़ात कि जी तेसर टाउन बहुत दूर है, तो क्या बहरिया टाउन या DHS सिटी करीब है? उससे तो करीब ये तेसर टाउन है। फिर वही अगेन वो बात है कि इदारे बताइए, इससे तो गालिबन ये मुझे इशारा अंदिया मिल रहा है और ये शायद नामुमकिनात में से नहीं है। बिल्डर्स तगड़े हैं, उनके असर रसूख हैं, दे गो डीप पॉकेट्स हैं, डीप हैंड्स हैं। स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस गुलजार बहुत जज्बाती और कमिटेड हैं इस पूरे इशू के ऊपर, बट ही विल बी रिटायरिंग सून। उनके जाने का भी वेट किया जा सकता है, ये मुमकिनात में से है। देखें, एक मुमकिन तो अगर चीफ साहब की बात करें तो बाज़ औक़ात ऐसा लगता है वाक़तन कि डिले टैक्टिक्स तो हर जगह होती हैं। आपको पता है इदारों को बहुत सी टाइमलाइंस बहुत अच्छी तरह पता होती हैं, उनके नोटिस बोर्ड पे भी लगा होता है इदारों के कि अच्छा जी इस टाइम के बाद में वी विल फील मोर रिलैक्स इन टर्म ऑफ जो भी बर्डन होता है, उन पे प्रेशर होता है और वाकईतन इदारों पे बहुत प्रेशर होता है। ये बात भी दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, देखिए ये तमाम पूरे कराची का लैंड का मसला जो है ये हाउसिंग क्राइसिस से बेतहाशा जुड़ा हुआ है। अभी मैं एक डेटा सेट देख रहा था सेंसस 2017 का, उसके मुताबिक शहर कराची में तकरीबन 27,30,000 जो है वो खानदान या घर आबाद है, ठीक है। उसमें से जो है वो 16 लाख जो है वो अपनी
मिल्कियत वाले मकान में रहते हैं, जबकि 11 लाख के करीब वो हैं जो कि या तो किराए पर रहते हैं या फिर वो ऐसे मकान में रहते हैं कि जिसका उन्हें कम से कम किराया अदा नहीं करना पड़ता, लेकिन उनके पास उसके मालिकाना हुकूक नहीं है। तो इतना समझ लें कि 50-50% हम इस शहर में खड़े हैं। तो आप ये देखें कि किसी तरह ऐसा पैटर्न बनाया जाए कि लोगों को मालिकाना हुकूक दिए जाएं, और ऐसे हुकूक ना हो कि वो कि जी आज वो मालिकाना हुकूक उनको दिए जाएं, 10 साल बाद जो है वो कहीं जाके चैलेंज हो जाए और 10 साल बाद या वो तो बेचारे फिर इन फिर द खड़े मीन हों, टाइम और खोड़ो जब तक इस साहब दौरान में वो बिल्कुल अपनी सही तमाम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट तौहीद, कर चुके मगर हों। या तुम इन द मीन टाइम सारी कंस्ट्रक्शन जो अभी हो रही है कराची में उसको रुकवा दीजिए, पहले इन चीजों को फिगर आउट कर लीजिए, तो ये बेहतर नहीं होगा? देखें, बिकॉज बात सुने जी देखें, बात सुने, मैं गुजारिश करूं, देखें, हम अकेले कसूरवार अपने आप को पता नहीं क्यों बना लेते हैं। अगर हाउसिंग की बात थी, अगर लोगों को आबाद करने की बात है और लोगों को आबाद करना चाहिए, ये तो नहीं है कि लोगों को आबाद होने का हक नहीं है। पाकिस्तान की सरजमीन है, उसको किसी न किसी कानून के तहत रेगुलराइज करके सब कुछ। लेकिन आपको अंदाजा है 90s में ये गोठ आबाद स्कीमें चली थी। गोठ आबाद स्कीमों पर जो भी अलॉटमेंट हुई कि जाओ जी अपने शहर बनाओ, अपने गांव बनाओ, अपने घर बनाओ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने या दूसरी कोर्ट ने उसको मलिया मेट कर दिया, उसको सारों को कैंसिल कर दिया। ये भी होता है। फिर हुकूमत पर कदगन लग जाती है कि हुकूमत कोई एक मिनट फिर हुकूमत पर कदगन लग जाती है कि जी अलॉटमेंट नहीं कर सकती, किसी को दे नहीं सकती। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी हाई कोर्ट ने रोका हुआ है कि जी चीफ मिनिस्टर को हक नहीं है किसी को ज़मीन अलॉट करने का। अभी सब कुछ आके मलबा इस तरह से इतना बुरा नहीं है हाल, इतना हाल बुरा नहीं है कि आप इस तरह से सारे शहर को बुलडोज करके और फिर नया शहर बनाने की कोशिश। मैं समझ गई सर, एक छोटा सा वक्फा लूंगी, वक्फे के बाद हाजिर होंगे सर। एक वक्फा लेंगे, क्विकली बात करनी है कि ये मामला किधर जाके रुकेगा, और साथ अहम तरीन इंकशाफात हुकूमत वक्त ने किए हैं। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को धमकी-आमीज जाली पोस्ट भारत से जनरेट हुई। एक ईमेल आईडी हमजा अफरीदी के नाम से बनाई गई। एहसानुल्लाह एहसान के नाम से एक फेसबुक अकाउंट बनाया गया और इस अकाउंट के जरिए न्यूजीलैंड टीम को पाकिस्तान के दौरे से रोकते हुए कहा गया कि दाइश कीवी टीम पर हमला कर सकती है। हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली प्रेस ब्रीफिंग में न्यूजीलैंड के दौरा मनसूखी से मुतल्लिक अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं। प्रेस ब्रीफिंग में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर दाखिला का कहना था कि फेक न्यूज़ के पीछे रियासतों और एजेंसियों का हाथ है। पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉर का सामना है। 21 अगस्त को भारतीय अखबार संडे गार्डियन के ब्यूरो चीफ अभिनंदन मिश्रा ने एहसानुल्लाह एहसान की इस जाली फेसबुक पोस्ट की बुनियाद पर आर्टिकल लिखा कि जिसे आप अभी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस आर्टिकल में न्यूजीलैंड टीम पर पाकिस्तान में मुमकिना हमले का इंकशाफ किया गया। अभिनंदन मिश्रा और पाकिस्तान मुखालिफ साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह साले के आपस में गहरे ताल्लुकात भी आज बताए गए। 24 अगस्त को मार्टिन गुप्तिल की बीवी को तहरीक लब्बैक के नाम से बने ईमेल एड्रेस से एक ईमेल मौसूल हुई कि जिसमें इतला उनको दी गई कि उनके हस्बैंड को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। जिस डिवाइस से ईमेल जनरेट हुई इस पर 13 मजीद ईमेल्स भी हैं और वो सब ईमेल्स हिंदी नामों पर बनी हैं। सिर्फ एक जाली ईमेल हमजा अफरीदी के नाम से बनाई गई है और इस ईमेल पर पाकिस्तानी नाम इस्तेमाल किया गया है। गुज़िश्ता बरस दिसंबर में EU डिसइंफो लैब ने भारत का बदनुमा चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया था। यूरोपियन ग्रुप ने इंडियन क्रॉनिकल्स के उन्वान से एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नेटवर्क 15 साल तक यूरोपियन यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा पर असरअंदाज होता रहा है। जाली खबरों, जाली NGOs के नेटवर्क को दिल्ली से श्रीवास्तव ग्रुप कंट्रोल करता रहा। श्रीवास्तव ग्रुप का हदफ आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करना था। भारतीय नेटवर्क 750 जाली मकामी मीडिया और 10 मशकूक NGOs चलाता रहा। नाज़रीन, EU डिसइंफो लैब रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेटवर्क ने यूरोपियन यूनियन का रूप भी धारा और इंडियन नेटवर्क ने जाली मीडिया का मवाद बढ़ा चढ़ाकर हकीकी मीडिया तक पहुंचाया। जनवरी 2021 में भारत से मुतल्लिक EU डिसइंफो लैब के इंकशाफात पर यूरोपियन पार्लियामेंट ने नोटिस ले लिया और EU डिसइंफो लैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने हाजिरी दी और यूरोपियन पार्लियामानी कमेटी को ब्रीफिंग दी। उनके मुताबिक यूरोपीय पार्लियामानी
निगरानी कमेटी को उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे से सारी डिटेल्स जो हैं वो काफ़ी देर से चली आ रही हैं। भारतीय क्रॉनिकल्स एक ऑपरेशन है कि जो 15 साल से जारी है। इसने हिंदुस्तान के मुफाद में चीज़ों को आगे बढ़ाया है, डिटेल्स सामने रखी हैं और इस ऑपरेशन में बहुत बड़े बड़े नेटवर्क जो हैं वो भी एक्टिव हैं, उनका भी ताउन शामिल है। भारत के जिन घिनौने अज़ाइम को आज बेनकाब किया है, ये कितनी दूर तलक जाएंगे नाज़रीन? बिकॉज अब देखना यह है कि आलमी दुनिया का रद्द अमल इस पर क्या होगा। इन अहम तरीन इंकशाफात के बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम जिसकी आमद पाकिस्तान में मुतवक्के है अगले माह, और साथ ही वेस्ट इंडीज़ टीम के जिसे पाकिस्तान आकर चंद ही दिनों में खेलना है, क्या ये सब कुछ मुमकिन होगा? विल दे स्टिल गो अलॉन्ग विद देयर प्लान्स? सबसे पहले खुशामदीद कहूँगी मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब को, दिफाई तज्जियाकार हैं और भारत से हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज सिंह कदियान, आप डेप्यूटी चीफ अवामी स्टाफ रह चुके हैं, आपको भी आदाब कहूँगी। अगर आप दोनों इजाज़त दें, मुख्तसरन बात करूँगी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने को। ये जो आज आपने एक्सपोजे किया है आपने और फवाद चौधरी ने भारत के हवाले से, ये आपने इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट की एंड हाउ लॉन्ग डिड इट एग्जैक्टली टेक? मेहनत करते हमें इतने दिन लगे, मेहनत करते हुए इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इसको तैयार किया। कल रात को ये तैयार हो गया था 7-8 बजे, और क्योंकि फिर फवाद साहब स्पोक्स पर्सन है, फिर उनको सुबह रिक्वेस्ट की गई और उन्हें कहा गया कि वो इसको पेश करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने इसको पेश करना होता है और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एजेंसीज के साथ मिलकर इसको। सर, इसके अंदर आप लोगों ने संडे गार्डियन का जिक्र किया, उनके ब्यूरो चीफ अभिनंदन मिश्रा का जिक्र किया और उसके ताने बाने जोड़े आप लोगों ने अमरुल्लाह साले से भी। आपको क्या लग रहा है कि ये एक गलती थी, मिस्टेक थी, या एक सोची समझी साजिश थी? हमारे ख्याल में इसके पीछे छुपी हुई और गंदी और परागंदी सोचें थी, जो पाकिस्तान को उसका जो इमेज बिल्डअप होने जा रहा है और इमरान खान जो इस खत्ते में अहम रोल अदा करने जा रहा है और ये मुल्क जो इस खत्ते में एक कलीदी किरदार अदा करने के लिए जा रहा है, उसको मुतासर करने के लिए और उसको डैमेज करने के लिए किया गया। हालांकि एक मैच से जो है वो पाकिस्तान को ना नजरअंदाज किया जा सकता है, ना तनहा किया जा सकता है। अच्छा सर, इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी ऑफ कोर्स कि अब FIA के साथ साथ इंटरपोल से भी दरख्वास्त की गई है कि वो मुआवनत करें और इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसका कोई और प्रेसिडेंस हमें मिलता है, इसकी कोई और मिसाल मिलती है? एंड इफ इंटरपोल डज एग्री टू डू दिस, ऑफ कोर्स कितना वक्त दरकार होगा कि सारी चीज़ें मंजर आम पर आएँ? आज हमने पर्चा दे दिया FIA ने, वो कल तक मैं आपको बता सकूंगा क्या बना इंटरपोल से। अभी तो आज शाम तक उनके राब्ते होंगे। अभी तो केस दायर हुआ है आज, और इस केस को इंटरपोल से हम राब्ते में है। ये क्योंकि इंटरनेशनल केस बनता जा रहा है और सारी दुनिया मीडिया इस पे इसका नोटिस ले रहा है, तो ऐसे आलम में कल तक मैं इस पोजीशन में होऊंगा कि इंटरपोल ने क्या जवाब। अच्छा, एंड आप यू राइट अबाउट द इंटरनेशनल केस, बिकॉज इसके अंदर ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है उसकी लोकेशन सिंगापुर से दिख रही है, एंड ऑफ कोर्स 13 दीगर और आईडीज भी हैं जो मंजर आम पर आई हैं। आई मीन ये काम आसान तो नहीं होते इनका खुरा लगाना, स्पेशली एक डिजिटल एज के अंदर व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ एनोनिमिटी एंड अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज जो इन कामों के साथ मुंसलिक होती है। FIA तो इंटरपोल से कर सकती है ना, वो इसमें क्या जवाब देती है वो कल वाज़ेह हो जाएगा। सर, डिसइंफो लैब हम लोगों ने देखा है दिसंबर 2020 के अंदर बहुत सी चीज़ें मंजर आम पाई। 2015 में जिनीवा के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ पोस्टर्स वगैरह लगाए गए, उसके ऊपर भी हमने डिटेल के ऊपर हम बात कर चुके हैं। ये काम बड़ी देर से चलता आ रहा है, लेकिन 2 मरासले तो UN के अंदर पाकिस्तान ने हाल ही में भी दिए हैं। उनके ऊपर क्या प्रोग्रेस हुई है? नोबडी सीम्स टू बी टेकिंग दैट टू सीरियसली, सो इसको आप इंटरनेशनली किस तरह रिकग्नाइज कराएंगे? देखिए, अब इस वक्त सारी दुनिया जो है एक राय आमा की लड़ाई, हाइबर वर्ल्ड जो है, हाइबर वॉर जो है उसमें शामिल हो चुकी है। उसमें हम अपने ताई कोशिश कर रहे हैं, हमारे इंटीरियर के जो इदारे हैं और इंफॉर्मेशन की सपोर्ट से इसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इसमें कितने कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, अभी तक आपने ये भी रिक्वेस्ट की कि आइंदा चंद दिनों के अंदर ऑफ कोर्स मुतवक्के है कि कुछ और डिटेल शेयर हों। क्या न्यूजीलैंड की टीम ने, क्या हुकूमत ने ऑफिशियली कोई सिक्योरिटी थ्रेट जो थी उसकी तफसीलात अभी तक हमारे साथ शेयर की हैं? न्यूजीलैंड ने अभी तक हमें कोई तफसीलात नहीं दी। आज अभी सरेराह मैंने ब्रिटिश एम्बेसडर से बात की थी। मैंने कहा अभी तूने तो कहा कि मेरे पास मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है और मुझे कोई इस पे एतराज नहीं है, लेकिन टीम तेरी नहीं आई।
और टीम तेरी ने इनकार कर दिया, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। तो उसने कहा भी मैंने तो ये कहा कि ये सेफ सिटी और यहाँ कोई मसला नहीं है, लेकिन अब ये दुनिया है, सियासत में क्रिकेट डिप्लोमेसी किसी जमाने में जितनी अहम थी दोबारा इतनी ही अहम हो गई है। आज से 30 साल पहले भी बड़ी अहम थी जितनी आज हो गई। ये बात आपकी दुरुस्त है सर, मगर क्या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को अब आप लोग कन्विंस कर पाएंगे जब वो कह रहे हैं सिक्योरिटी वाज नॉट रियली एन इशू? और दूसरा, ऑस्ट्रेलियन टीम और वेस्ट इंडीज ने आना है, आर वी स्टिल एक्सपेक्टिंग, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो आएंगे अभी भी? मेरा नहीं ख्याल, मैं तो वेस्ट इंडीज को भी आते हुए नहीं देख रहा। खुदा करे ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज आ जाए, लेकिन अब ये न्यूजीलैंड ने जो बुनियाद रख दी है इसमें बड़ी हमागीर कोशिश करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज को बुलाया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब मौजूद थे। नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं फिर से जनरल अमजद शुएब को, जनरल राज सिंह को आदाब। जनरल राज सिंह, आपसे आगाज़ करूंगी। मैंने डिटेल्स बताई, आपने हमारे वज़ीर दाखिला को भी सुना। ये बहुत तशवीशनाक बात है कि हमारा खेल मुतासिर हो रहा है, हमारी साख मुतासिर हो रही है, और जो एक थ्रेट परसेप्शन है उसके ताने बाने जाके भारत से मिल रहे हैं। क्या कहेंगे? बुखारी साहिबा, मेरा आपको और आपके देखने वालों को नमस्कार। ये जो बात आप वजह ढूंढ रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने अपना दौरा क्यों कैंसिल किया, ये बड़ा अजीब लगता है। अगर ऐसे ही कोई झूठा थ्रेट भेजकर एक मुल्क के, वो भी न्यूजीलैंड जैसे एडवांस मुल्क के फैसलों पर असर डाल सके तो दुनिया चलनी बंद हो जाएगी। आपको ये मानना चाहिए, पहले मेरी पूरी हमदर्दी है आपके क्रिकेट बोर्ड के साथ। पाकिस्तान की अच्छी वर्ल्ड स्टैंडर्ड की टीम है, भारत के साथ बड़े मैच हुए हैं, दोनों मुल्कों के अवाम ने उनको देखने का लुत्फ उठाया था। तो अफसोस की बात है कि टूर कैंसिल हुआ, लेकिन आप इसकी वजह भारत में गलत ढूंढ रहे हो। न्यूजीलैंड जैसा देश ऐसे ही अफवाह पर ही तो निर्णय नहीं, लेकिन उन्होंने तो पहले भी किया था, 2002 में भी कैंसिल किया था, 2009 में जब श्रीलंका की टीम पर लाहौर के पास पाकिस्तान में अटैक हुआ था, उसके बाद भी ऐसे कुछ टीमें कैंसिल, भारत ने भी बॉम्बे अटैक के बाद कैंसिल किया था। लेकिन मसला वो नहीं है, मसला ये है कि आपके दिलों में एक फिक्सेशन है। आप हर नुक्स की वजह भारत में ढूंढते हो। वो कई बार हम शीशे को ब्लेम करते रहते हैं, कई चेहरे की तरफ नहीं देखते। जनरल राज का था आपकी खिदमत में एक दो चीज़ें पेश करना चाहती हूँ। एक तो आपकी संडे गार्डियन की खबर जो एक फेक एहसानुल्लाह एहसान की ईमेल से मुंसलिक है, वो भी हमने मंजर आम पर रखी है। कुछ आईडीज़ मंजर आम पर आ रही हैं, मगर अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़ भी दें तो पिछले साल दिसंबर 2020 के अंदर जो EU डिसइंफो लैब ने जाली मीडिया और जाली ह्यूमन राइट्स के इदारे बना के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, ये यूरोपियन पार्लियामेंट में केस सुना गया, ये इंटरनेशनल हेडलाइंस इसकी बनी। 2015, 16, 17 EU डिसइंफो लैब में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय नेटवर्क को बेनकाब किया गया ऑफिशियली सर। इसके बाद आप देखते हैं जिनीवा के अंदर जो तहरीक आई, उसके अंदर 3 से 4 मिलियन फ्रैंक्स की इन्वेस्टमेंट हुई, इसको बेनकाब किया गया। इसकी डिटेल्स दिखाई गई कि किस तरह आप लोग जिनीवा रेफ्यूजी कैंप से लोग ला के भारत उनको बलोच दिखा रहा था। ये बलोच अवाम है जो आज़ादी पसंद है, आज़ादी चाहते हैं, पाकिस्तान से अलहदगी चाहते हैं। ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। अब हम चले बुरे, हमारी नीयत बुरी, मगर यूरोपियन यूनियन भी पागल है सर, उधर की पार्लियामेंट भी मन घड़त बातों के ऊपर कमिटीज और सेशंस होल्ड करती है। देखिए, संडे गार्डियन मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन आप कहते हो जरूर आर्टिकल आएगा। वो एक लिखने वाले की राय होती है। प्रोपेगेंडा तो हर मुल्क करता है, पाकिस्तान भी करता है, भारत भी करता होगा। ये आपने जो 2016 से लेके पूरी तारीख सुनाई है, सब किस्से मुझे नहीं पता है, लेकिन आप सारा करते हैं। आप 30 पार्लियामेंटर को लाए, उनको पैसे दिए, आपने POK में ले गए कि लोगों से बुलवाना, आप फिर अपने रिपोर्ट में लिखना। ये तो हर मुल्क करता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है इस काम के लिए। लेकिन हम बात आज क्रिकेट की कर रहे हैं। अगर सिर्फ न्यूजीलैंड ने कैंसिल नहीं किया, मंडे के दिन इंग्लैंड ने भी कैंसिल कर दिया, दोनों आदमियों और लेडीज की टीम। वो तो भारत ने उनको तो थ्रेट नहीं भेजा होगा। और अभी आपके जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है रमीज राजा, उन्होंने कहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया भी कैंसिल करेगा, हो सकता है वेस्ट इंडीज भी करे। लेकिन आपके जो हुक्मरान हैं उन्होंने ये वजह नहीं दी है। इमरान खान का कहना है, उन्होंने बयान दिया है कि ये मगरबी देशों की साजिश है आपके खिलाफ। और आपके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, वो तो और भी डायरेक्ट हैं।
वो कहते हैं ये अमेरिका की साजिश है, क्योंकि हमने उनको ड्रोन अटैक अफगानिस्तान में करने के लिए बेस नहीं दिया था। तो आप कहते हो वो सही है, आपको हुक्मरान कहते हैं वो सही है। देखिए भारत की तरफ कल पाकिस्तान में जल्द आएगा तो भी आप पहले इल्जाम की उंगली भारत सर ओके, मुझे इजाजत दीजिए। जनरल अमजद शुएब साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए मैं ये अर्ज करूंगा कि हमने जब किसी ने कहा अमेरिका ये वो, तो ये मैंने तो पहले से आपको कहा कि ये कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है उससे इसकी रिलेशनशिप है। भारत उसका बहुत बड़ा रुकन है, ये तो कोई शक व शुबे की बात नहीं। और फिर आप देखिए कि हमारी जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग है, इसमें जितने फॉरेनर्स आए हैं उनको इंडियन बोर्ड की तरफ से धमकी आई है, उनको मैसेजेस आए हैं कि अगर तुम इधर खेलोगे तो तुम्हें इधर नहीं घुसने देंगे भारत में। ये तो मतलब ये पिछले कई सालों से चल रहा है और इब्तदा यहां से हुई कि भारत ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेली। क्रिकेट एक गेम थी, ये सियासत नहीं थी। आपने जो क्रिकेट नहीं खेली, इसका फैसला आपने किस बुनियाद पे किया? क्या आपने किसी वाक़े की बुनियाद पे किया या किसी और पे? ये तो बहाना लिया, क्योंकि खेल का इन चीजों से ताल्लुक नहीं होता। और इसी तरह पाकिस्तान में अब जो इन्होंने खेल बंद कराई है या इन्होंने कहा कि वो टीमें ना आए और नहीं आ रही, तो इसका खेल से इतना वास्ता नहीं है। वास्ता इससे है कि इनसिक्योरिटी शो करनी है पाकिस्तान में, और उससे इन्वेस्टमेंट वगैरह। हम जो बार बार कहते हैं कि ये वॉर एंड टेरर हुई, जो यहाँ टेररिज्म होता रहा, उससे हमारा 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। वही चीज है जो आगे चल रही। वो अफगानिस्तान की सरजमीन से चलती थी, वो बंद हो गई, वो करना मुश्किल हो गया, और आज ये इस तरह का ये भी बंद होगा। मैं आपको बताता हूं कि असल चेहरा जो है वो दिखाने के लिए हम भी कम नहीं करेंगे, और वो होगा फिर। और ये सब कुछ चीजें जो हैं ये पब्लिक में लाई जाएंगी विद एविडेंस। तो असल चीज ये है कि इस पे यकीन करने के लिए भारत के शहरी मौजूद हैं, हम नहीं करते। भारत में मसला ये है कि हर वो झूठ मिलिट्री की हायरार्की और पॉलिटिकल लीडरशिप जो मिलकर करते हैं। आप देखिए कि चाइना जो अभी तकरीबन कोई 1100-1200 किलोमीटर के करीब वो इलाका काबू कर गया, उसका नाम नहीं लेते ये। ना मीडिया बोलता ना हुकूमत कहती, और ये कहते हैं डिसएंगेज कर दें इस वजह से कि कहीं दोबारा लड़ाई में शुरू हो जाए। तो ये हुकूमत को एक सपोर्ट है, मीडिया उनका बिल्कुल उनके हाथ में है। इसी तरह जिस तरह डिसइंफो लैब के लिए आपने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया था, जिसमें थिंक टैंक भी शामिल थे, जाली किस्म की एनजीओ भी शामिल थी, ह्यूमन राइट्स और की दीगर इस तरह की कमेटी शामिल थी, पूरा जाली मीडिया शामिल था इसके अंदर, विच इज़ ऑफ कोर्स बिल्कुल। सर आप देखिए ना, मैं जनरल राज ये बार बार आप देखिए 2016-17 में उनका जायज है जी, जिनीवा के अंदर ह्यूमन राइट्स के काउंसिल की, यूनाइटेड नेशंस एचआर की काउंसिल का 36वां इजलास होता है। उस मौके पर आप लोग ऑन रेंट प्रोटेस्टर्स ले आते हैं, ये भी बेनकाब हुआ। 2016 में अगेन यूनाइटेड नेशंस का 33वां इजलास होता है, उस पर भी बलोच अवाम को आप लोग अपना जिनीवा के रेफ्यूजी सेंटर से लोग ले आते हैं। आई मीन ये सब कुछ तो हो रहा है ना सर। जब ये हमारे जनरल अमजद शुएब कह रहे हैं कि ये तो इवेंचुअली देर आए दुरुस्त है, बेनकाब सब कुछ होना है, आजकल के दौर में क्या छुपता है? एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव अजित डोवल ऑन रिकॉर्ड। सर अजित डोवल तो ऑन रिकॉर्ड आकर कहते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी ये है, डंके की चोट पे कहते हैं। बुखारी साहिबा, जो आप जनेवा की बात कर रहे हो कि वहाँ पर प्रोटेस्ट भारत ने करवाया था, वो तो भाई आपका इल्ज़ाम वाली बात है। ये बलूचिस्तान का मसला तो 1948 से शुरू हुआ था। आपने वहाँ आर्मी भी इस्तेमाल करी है, तोपें भी चलाई हैं, हेलीकॉप्टर मिसाइल भी फायर करे हैं, बुगते को मारा हेलीकॉप्टर से था। तो ये कि जनेवा में 2016 में कुछ होता, उसका भारत के हमने उनको इकट्ठा किया था, इसमें सच्चाई दुनिया को नहीं लगेगी। आप बेशक कहते रहें, लेकिन दुनिया इसको नहीं मानेगी। ये सिर्फ आपका वही भारत के खिलाफ दुनिया किसी दिन तो मानेगी। मेरा वक्त खत्म हो गया है, अगर आप इजाज़त दीजिए। जनरल राज सिंह और जनरल अमजद शुएब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही।